Hello students, let's continue the last topic from deflation. डिफ्लेशन टॉपिक हमारा शुरू है. डिफ्लेशन की मीनिंग, नेचर, इफेक्ट्स ये और कॉजेज ये भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. अभी डिफ्लेशन का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रेमेडीज ऑफ डिफ्लेशन, ये हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. तो इसके पहले हमारा डिफ्लेशन की मीनिंग हो गया, डिफ्लेशन के कॉजेज, इफेक्ट्स और नेचर, ये सब कंप्लीट हो गया है. अभी हमको देखना है डिफ्लेशन के रेमेडीज, मतलब डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सी उपाय योजनाएं हैं, ये हमको सोचना है. तो सबसे पहले इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि डिफ्लेशन में क्या होता है. तो सबसे पहले डिफ्लेशन में प्राइस लेवल कम होती है. प्राइस लेवल कम होने के साथ में गुड्स की जो डिमांड है, गुड्स सर्विसेज की डिमांड है, वो क्या होती है, कम होती है. मार्केट में मनी सप्लाई ये आवश्यकता से कम होता है. ये तीनों चीज़ें होती है डिफ्लेशन में. तो इसका हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी पे बहुत बुरा असर होता है और बिजनेस कम्युनिटी पे बहुत नुकसान होता है. इसका ही मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पर नुकसान होता है. वहाँ पर बेरोजगारी उस समाज में फैल सकती है जहाँ पर डिफ्लेशन ज़्यादा समय तक है. तो ऐसी स्थिति में हमको डिफ्लेशन को कंट्रोल करना आवश्यक है. कंट्रोल करने के लिए हम देख रहे हैं कि डिफ्लेशन में होता क्या है. तो डिफ्लेशन में डिमांड कम होती है गुड्स की और मनी सप्लाई ये आवश्यकता से कम होता है, सफिशिएंट नहीं होता. मनी सप्लाई की मीनिंग हमने क्या देखा था, लोगों के पास कितने पैसे हैं या लोगों को कितने लोन या क्रेडिट बट रहा है, इसको कंबाइंडली हम कहते हैं मनी सप्लाई. तो ये आवश्यकता से कम होता है. और डिफ्लेशन में सबसे जो मेन समस्या है कि मनी का सप्लाई कम होता है, लोगों की इनकम कम होती है, इसी वजह से डिमांड कम होती है. लोग डिमांड कब करेंगे, जब उनके पास पैसे. अगर पैसे ही नहीं है तो डिमांड नहीं होती. और डिमांड कम होने की वजह से दुकानदार को प्राइस जो है बहुत कम करना पड़ेगा और इस वजह से सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. तो मेन समस्या क्या है कि लोगों की इनकम या मनी सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो कम है और वो कम होना ही एक समस्या है. तो उसका सोल्यूशन क्या रहेगा, उसकी रेमेडी क्या रहेगी कि इस प्रकार से हम मनी के सप्लाई को बढ़ाएं. तो गवर्नमेंट डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी के सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करती है. अब कैसे बढ़ाते हैं, तो इसके और भी मनी के सप्लाई को बढ़ाने के साथ और भी कुछ उपाय है, हम साथ में डिस्कस करेंगे. तो मनी के सप्लाई को बढ़ाने के लिए सबसे मेन है गवर्नमेंट के पास पॉलिसी, दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी. अब मॉनिटरी पॉलिसी में क्या गवर्नमेंट करती है ये समझने के पहले हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है. मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, दैट पॉलिसी इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी. अब वो गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे आपने नाम सुना होगा क्रेडिट पॉलिसी, तो क्रेडिट पॉलिसी इज वन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. इसमें मनी सप्लाई में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मनी के सप्लाई को या तो बढ़ाती है या तो कम करती है एज पर द रिक्वायरमेंट. इट इज जस्ट लाइक द रेगुलेटर ऑफ ए फैन. पंखे का रेगुलेटर होता है, तो हमको आवश्यकता है तो हम उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं फैन की, आवश्यकता नहीं तो स्पीड कम कर सकते हैं. सो ये भी एक प्रकार से रेगुलेटर ही है. लेकिन फैन की स्पीड कम ज़्यादा करना बहुत आसान है, लेकिन मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ये थोड़ा सा कठिन काम होता है. लेकिन बेसिक जो कोर कंसेप्ट है कि फैन का रेगुलेटर और मॉनेटरी पॉलिसी, ये एज थोड़ा सा हम कंपेयर कर सकते हैं रफली. इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में भी गवर्नमेंट मनी के सप्लाई को या तो बढ़ाती है या तो कम करती है एज पर द रिक्वायरमेंट. अब डिफ्लेशन में समस्या क्या है, मनी का सप्लाई कम है, तो कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, मनी के सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा. अब बढ़ाएंगे कैसे, फैन की स्पीड तो हम इजीली बढ़ा देंगे, जितनी चाहिए उतनी आसानी से हो जाएगा, लेकिन फैन की स्पीड बढ़ाने के जितना ही आसान नहीं है. तो इसमें फिर क्या करना पड़ेगा मनी का सप्लाई को बढ़ाने के लिए. तो इसमें कुछ टूल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ऐसे हथियार हैं कि जिसकी सहायता से गवर्नमेंट जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी में मनी के सप्लाई को बढ़ाने का काम करती है. जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, डिक्रीज इन बैंक रेट. अब बैंक रेट को डिक्रीज करना ये एक उपाय हो सकता है टू इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड टू कंट्रोल डिफ्लेशन. बैंक रेट को कम करने से मनी के सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है और उसके सहायता से हम डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. अब कैसे, सबसे पहले बैंक रेट क्या होता है ये हम समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल आरबीआई और ये कमर्शियल बैंक, मतलब जो आम पब्लिक का जहाँ पर अकाउंट रहता है, एफडी सेविंग अकाउंट जहाँ पर रहता है, दैट इज कमर्शियल बैंक. अब कमर्शियल बैंक के पास जो पैसे आते हैं
वो पैसे कहाँ से आते हैं लोन बांटने के लिए? हमने देखा कि लोन बांटती कमर्शियल बैंक होम के लिए, कार के लिए। तो ये कमर्शियल बैंकों के पैसे कहाँ से आते हैं? एक तो लोगों से फंड एफडी वगैरह लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, या आरबीआई से लोन लेती है कमर्शियल बैंक, और आरबीआई इनको लोन देती है लेकिन कुछ ब्याज इनसे इंटरेस्ट वसूल करती है। तो वो जो इंटरेस्ट रेट होता है, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, दैट रेट इज कॉल्ड एज बैंक रेट। फॉर एग्जांपल कि आरबीआई ने उनसे 2% ब्याज वसूल कर रही है, कमर्शियल बैंक क्या करेगी? 2% के हिसाब से इनसे लोन ले लिया, फंड आ गए इनके पास, इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे वो, फॉर एग्जांपल 5%, और 7% के हिसाब से पब्लिक को लोन बांटेगी। बाकी का जो है इनका 7% वसूल किया, 5% जो है ये इस बैंक का प्रॉफिट है, कमर्शियल बैंक का। 2% तो इनको आरबीआई को वापस करना पड़ेगा। अब आरबीआई देख रही है कि मार्केट में जो मनी का सप्लाई है ये आवश्यकता से कम है, इसको बढ़ाना आवश्यक है। अब वो मनी के सप्लाई में लोन आ जाता है, तो आरबीआई ने ऐसा सोचा कि भाई लोन अगर सस्ता अगर हम कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे फैक्ट्रियों में या अलग अलग पर्पज़ से, और उसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। तो आरबीआई बोलती है कि भाई हम पहले 2% वसूल कर रहे थे, अभी हम केवल 0.5 ही वसूल करेंगे, ठीक है, और इस ब्याज पर कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए आरबीआई तैयार है। अब कमर्शियल बैंक ने इसे लोन ले लिया 0.5% पे, इस पे अपना फॉर एग्जांपल 5% का उनका प्रॉफिट है वो ऐड कर दिया, अभी 5.5% के हिसाब से पब्लिक को लोन मिलने शुरू हो गया। अब क्या हो गया कि लोन सस्ता हो गया, पहले 7% के हिसाब से मिल रहा था, अभी 5.5% के हिसाब से मिल रहा है। लोन सस्ता हो गया, मार्केट में लोग ज़्यादा लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट फैक्ट्रियों में या घर बनाने के लिए ज़्यादा लोन लेने के लिए लोग आने लग गए, तो मनी सप्लाई बढ़ गया, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ गई, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिए अगर फैक्ट्री वाले लोग लोन लेने के लिए आ गए अलग अलग पर्पज से, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली लोगों की इनकम बढ़ गई, तो डिमांड जो मार्केट में बहुत कम है वो बढ़ जाएगी, और प्राइस लेवल जो बहुत कम है वो बढ़ने में थोड़ी सी सहूलियत होगी। तो इस प्रकार से बैंक रेट को कम करने से डिफ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन जब हम मॉनेटरी पॉलिसी, पूरा टॉपिक हमको देखना है यूनिट नंबर 3 में, तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आरबीआई के थ्रू ही होता है। आरबीआई अपने जो सिक्योरिटीज हैं वो खरीदती या बेचती है टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, और डिफ्लेशन के दौरान आरबीआई जो है अपनी सिक्योरिटीज जो है ये बैंकों से, आम पब्लिक से बायबैक कर लेती है ज़्यादा ब्याज पर, और उनको पैसे दे देती है। इस प्रकार से मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाता है, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो सहायक होता है। तो हम इसको डिटेल में जब हम मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, यूनिट नंबर 3 जब शुरू करेंगे, तब इसको और भी अच्छे से डिटेल में देखेंगे। देन CRR एंड SLR। CRR स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो या SLR ये क्या होता है? ये आरबीआई का नियम होता है। अब क्या होता है कि जितनी भी कमर्शियल बैंक किसी को बिजनेस करना है अगर बैंकिंग का, तो उनको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है, और आरबीआई अपने गाइडलाइंस, अपने नियम जो है उनको बता देगा कि जो आरबीआई बोलेगा इनको सभी नियम का पालन करना पड़ेगा। तो इसमें से एक नियम है CRR और SLR का। CRR स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो। तो ये नियम क्या बोलता है? तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट आते हैं उस डिपॉजिट का सर्टन परसेंटेज इस कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना आवश्यक है, उसको कहते हैं CRR। फॉर एग्जांपल CRR अगर 5% है, मतलब क्या? तो कमर्शियल बैंक के पास अगर 100 रुपये डिपॉजिट आता है तो उसका 5 रुपये पहले कमर्शियल बैंक को इनके पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा, और बचे हुए 95 ये कमर्शियल बैंक लोगों को लोन के तौर पर बांट सकती है। अब आरबीआई को ऐसे ध्यान में आ रहा है कि डिफ्लेशन का दौर है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है। ऐसी स्थिति में ये जो हम 5% CRR है इसको अगर हम कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1% हम कम कर देते हैं, तो पहले 95 रुपीज़ ही बचता था कमर्शियल बैंक के पास लोन बांटने के लिए, लेकिन अभी कितना बचेगा? 100 में से एक ही देना है, मतलब 99 बचेगा अभी। तो ज़्यादा पैसे कमर्शियल बैंक के पास बचेंगे फॉर द पर्पज ऑफ क्रेडिट, लोन बांटने के लिए ज़्यादा पैसे आ गए कमर्शियल बैंक के पास। इस प्रकार से मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ सकता है, और मनी सप्लाई बढ़ गया मार्केट में तो डिफ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ना मतलब इनडायरेक्टली लोगों की इनकम बढ़ना। लोगों की इनकम बढ़ गई तो डिमांड जो बहुत कम है, डिमांड बढ़ जाएगी, तो वस्तुओं के प्राइस जो बहुत कम हो गए
वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएंगे। वैसी SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में का भी वैसी है, RBI नियम बनाएगी कमर्शियल बैंक के पास के लिए और कहेगी SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास, मतलब कमर्शियल बैंक के ही पास रिजर्व मतलब लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा, कैश के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल 25% SLR है, इसका मतलब क्या है कि जो पैसे अवेलेबल है कमर्शियल बैंक के पास उसका 25% इस कमर्शियल बैंक को अपने ही पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा और 75 रुपीज़ जो है 100 में से ये लोन के तौर पर बांट सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर RBI को लग रहा है कि डिफ्लेशन है, इसको कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई बढ़ाना है, सो ये जो 25% है ये अगर RBI को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से ये अमाउंट कम मार्केट में आ रही है प्रोपोर्शनेटली, तो इसको क्या करेगी RBI, कम कर देगी। इसको फॉर एग्जांपल 10% अगर CRR चेंज कर दिया जो पहले 25 था, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी वो 90 जो अवेलेबल है 10 ही रखना पड़ेगा 100 में से कैश में। नए नियम चेंज हो गए तो 90 मतलब ज़्यादा अमाउंट बढ़ गई, पहले 75 ही बांट सकती थी कमर्शियल बैंक, तो अभी कैसे हो गया, 90 हो गया। सो इस प्रकार से ज़्यादा पैसे मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। सो इस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी में मेन जो टारगेट होता है कि हम मनी के सप्लाई को इंक्रीज करें। ठीक है, एक करने के लिए बैंक रेट को कम कर सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज जो है बायबैक परचेस करती है, CRR SLR को कम करना, और सिलेक्टिव मेजर मतलब RBI एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करेगी और उस एरिया में कहेगी कि हमको मनी सप्लाई बढ़ाना है और जो इंटरेस्ट रेट है उसको वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड करना या बहुत कम करना। तो इस प्रकार से उस पर्टिकुलर एरिया में जो ब्याज है वो ब्याज को कम करना, सो एज टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। सो यहाँ पर ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे कि हम मनी के सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिफ्लेशन में मनी का सप्लाई ऑलरेडी बहुत कम होता है और वही मेन समस्या है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में मनी के सप्लाई को बढ़ाया जाता है। वैसे ही फिस्कल पॉलिसी इज नथिंग बट बजट। गवर्नमेंट के बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसे आएंगे और गवर्नमेंट कहाँ पर पैसे खर्च करेगी, यही दो चीज़ें होती है। तो बजट में क्या होता है कि गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में टैक्स लगाती है, पैसे वसूल करती है और वही रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वही रेवेन्यू लोगों पर खर्च करती है। अब डिफ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट जो है वो क्या सोचती है कि किस प्रकार से हम जो टैक्स है वो टैक्स को कम करें, क्योंकि टैक्स अगर बढ़ गया तो लोगों के पास, क्योंकि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो गवर्नमेंट ने अगर ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो लोगों के पास कम पैसे बचेंगे, लोगों की इनकम इनडायरेक्टली कम हो जाएगी। अगर लोगों के पास ही इनकम है तो डिमांड कम हो जाएगी और डिफ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स अगर गवर्नमेंट ज़्यादा वसूल कर रही सो प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी अगर बढ़ा दिए तो इनडायरेक्टली प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि जीएसटी अल्टीमेटली प्राइस में ही ऐड हो जाता है। सो इस प्रकार से जो टैक्स है उसको कम करना, ताकि उसकी हम क्या कर सके, डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सके। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग क्या है, इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो खर्च करती है उस खर्च को क्या कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसे डिफेंस में खर्च करती है, रोड बनाती है, इरिगेशन, खेती, ऐसे अलग अलग जगहों पर सब्सिडी देती है, ऐसे अलग अलग जगहों पर गवर्नमेंट खर्च करती है। दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब उसको अगर बढ़ाती है गवर्नमेंट डिफ्लेशन के दौरान तो हम उसको डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट अगर रोड बनाने का काम ले रही है, स्टार्ट कर रही है नए नए प्रोजेक्ट्स, तो इसकी वजह से क्या होगा कि सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, लोहे की डिमांड बढ़ेगी, हज़ारों लोगों को काम मिलेगा। इस प्रकार से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट में। ठीक है, मतलब लोगों की इनकम बढ़ जाएगी और डिमांड भी क्या हो जाएगी, कमोडिटीज़ की बढ़ जाएगी। फैक्ट्रियाँ, क्योंकि सीमेंट जो भी सामान लगते हैं इंजीनियरिंग के, वो तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी परचेस करना पड़ेगा, तो फैक्ट्रियों का सेल बढ़ जाएगा, फैक्ट्रियों में लोगों को काम मिलेगा और प्रॉफिट उस कंपनी को होगा और वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोगों को भी इनकम हो जाएगी। तो इस प्रकार से डिफ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर। देन रिपेमेंट ऑफ ओल्ड डेट, गवर्नमेंट ने अगर लोन लिया है किसी से, वो अगर रिपे कर रही है गवर्नमेंट, सो ऐसे समय में मार्केट में उसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाता है। सो ये भी एक तरीका होता है डिफ्लेशन को कंट्रोल
करने का। तो फिस्कल पॉलिसी में टैक्स को कम करना और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, इससे हम डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये दो जो हमने देखा, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं कि जिससे हम डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब डिफ्लेशन के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि डिफ्लेशन होने के पीछे सबसे एक मेन कारण ये भी होता है कभी कभी कि सप्लाई आवश्यकता से बहुत ज़्यादा होता है, और सप्लाई या प्रोडक्शन अगर आवश्यकता से ज़्यादा हो गया तो वो कमोडिटी ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, और उसकी वजह से उसके प्राइस जो है ये बहुत कम हो जाते हैं और उसकी वजह से डिफ्लेशन हो सकता है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करेगी कि प्रोडक्शन जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करेगी, उसको ज़्यादा नहीं होने देगी, मतलब जितनी आवश्यकता उतना ही अगर होने देती है गवर्नमेंट प्रोडक्शन, तो दिस में कंट्रोल डिफ्लेशन टू सम एक्सटेंट। उसके बाद में इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इम्पोर्ट। मतलब क्या कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना। एक्सपोर्ट मतलब क्या, हम हमारे देश से कोई गुड्स या सर्विसेज दूसरे फॉरेन कंट्री में सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, जब हम हमारे देश से दूसरे देश में क्या करते हैं, कमोडिटीज को बेचते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट क्या है, उसका उल्टा, कि हम फॉरेन कंट्री से परचेज कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्ट, या जिसको हम कहते हैं आयात। तो इसमें क्या करेंगे, हम डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है होम कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में, अब ये कमोडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से प्राइस बहुत कम हो गई है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये जो ज़्यादा की कमोडिटी, नहीं तो भी वो ज़्यादा ही है, उसका कुछ भी डोमेस्टिक कंजम्पशन में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसकी वजह से नुकसान ही हो रहा है कि प्राइस बहुत कम हो रही है, तो इस कमोडिटी को गवर्नमेंट क्या कर देगी, एक्सपोर्ट कर देगी। तो एक्सपोर्ट कर देंगे तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी क्या हो जाएगी, कुछ हद तक कम हो जाएगी होम कंट्री में, तो इसकी वजह से उसके जो प्राइस है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। देन वैसे ही अगर इंपोर्ट को कम करते, क्योंकि इंपोर्ट मतलब हम बाहर के देश से परचेस कर रहे हैं, तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है कमोडिटी की बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर आवश्यकता नहीं है तो इंपोर्ट को कम करना ये भी तरीका हो सकता है टू कंट्रोल डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए तीन तरीके, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड अदर मेजर। तो इसमें ओवरऑल हम क्या करते हैं, मनी का जो सप्लाई है उसको बढ़ाने की कोशिश होती है, और जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, उसको अगर ज़्यादा है तो कम करने की कोशिश गवर्नमेंट करती है। साथ में ही टैक्स रेट को कम करना और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, ये सब तरीके से हम डिफ्लेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कंपैरिजन देखेंगे।